नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और हम देखेंगे सीटेट का प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और इसको पढ़कर हम इसके उत्तर देंगे। तो चलिए देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण और मनोविश्लेषण शास्त्र निसंदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साँच मिले तो साँच है, न मिले तो झूठ वाली बात सर्वदेशी होती है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्यों की उद्भासित विचार निधियों का एक अकिंचन अंश मात्र है। जीवन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में हमें जो नवीन तथ्य मालूम हुए हैं उसके साथ इस शास्त्र के अनुसंधान का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानव विश्लेषण के आचार्यों के प्रचारित तत्ववाद में से कुछ विचार इन दिनों वायुमंडल में व्याप्त हैं। नवीन साहित्यकार इन्हें अनायास पा जाता है, परंतु इन विचारों को संयमित और नियंत्रित करने वाले प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिणाम उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को आसानी से काट नहीं पाता। वह कुछ इस प्रकार सोचता है कि अब चेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को रूप दे रही है। हम तो कुछ सोच समझ रहे हैं, वस्तुतः वैसे ही सोचने और समझने का हेतु हमारे अंजाम में हमारे ही अवचेतन चित्त में वर्तमान है। और यह तो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच समझ कर रहे हैं। इन बातों का अभिमान करने वाला हमारा चेतन चित्त कितना नगण्य है। अदृश्य में वर्तमान हमारी अवदमित वासनाओं और प्रसुप्त कामनाओं के महासमुद्र में यह दृश्य चेतन चित्त बोतल के कार के समान उतर रहा है। अदृश्य महासमुद्र के प्रत्येक तरंग इसे अभिभूत कर जाती है। तो ये था मित्रों गद्यांश। अब देखेंगे कि इसके जो क्या क्वेश्चन आंसर इसमें बनेंगे। तो यहाँ पर जो पहला है कि उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो जो शीर्षक है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है लिखा है चेतन और अवचेतन चित्त का संबंध, मनोविश्लेषण शास्त्र का महत्व, मनोविश्लेषण और साहित्य का संबंध, मनोविश्लेषण शास्त्र का मायाजाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, मनोविश्लेषण शास्त्र का मायाजाल। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को, ऑप्शन है, हमारी चिंतन पद्धति रूप दे रही है, हमारी भावनाएं रूप दे रही हैं, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है, हमारा चेतन चित्त रूप दे रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। और मित्रों आप अपने भी स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित किस शास्त्र ने किया है? मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र ने, तत्ववाद में, भौतिक विज्ञान ने, विकासवाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र ने, का आंसर ए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वह दृश्य चेतन चित्त, ऑप्शन है, अवदमित और प्रसुप्त कामनाओं के महासमुद्र में बोतल के कार के समान उतर रहा है। अवचेतन के महासमुद्र में प्रेरणा ग्रहण करता रहता है। अवचेतन की रद्दी की टोकरी में पड़ा रहता है। अवदमित और प्रसुप्त कामनाओं के महासमुद्र से संयोग करने को प्रयत्नशील रहता है। तो जो 4 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ये गद्यांश में हम पहले पढ़ चुके थे। अभी चलिए आगे पढ़ेंगे। नीचे लिखे वाक्य में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो हम 5 नंबर का जो है सही आंसर ही देख लेंगे। यह सी, हाँ मैं सच कहता हूँ, बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया।
चलिए 6 नंबर देख लेंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यहाँ पर कवयित्री, कवयत्री, कवियत्री, कवयित्री। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा 6 का वो होगा सी, कवयित्री। गवये किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो जो 7 नंबर है तो उसका जो होगा कर्तव्यवाच्य, 7 नंबर का 1। चलिए 8 नंबर में देखेंगे कि परिश्रमी शब्द में कौन से विश्लेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी में है गुणवाचक। कोई व्यक्ति मेहनती है, परिश्रमी है, मेधावी है, ये उसके गुण होते हैं। वह कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो 9 का जो हो जाएगा प्राण। 10 में लिखा है स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो स्व, सा, सम, स्वयं। तो जो 10 में का सही आंसर होगा स्वयंवर, स्वयं। चलिए 11 नंबर देखेंगे कि जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण प्रणेता और व्याकरणाचार्य। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा 11 का वो होगा बी, व्याकरण। 12 में लिखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। 12 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है के लिए, में, के, से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए हैं। यहाँ पर लिखा है 13 नंबर में उपर्युक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। लिखा है कि बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देशभक्त। 14 में लिखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात थे। तो क्या थे? विग्रह थे, अनुग्रह थे, अपरिग्रह थे, परिग्रह थे। तो 14 में लिखा है विग्रह थे। 15 में लिखा है कि लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो विस्तार, संक्षेप, लंबा, दीर्घकालीन। तो लाघव जो होता है उसका होगा विस्तार। लाघव मतलब लघु, छोटा, तो उसका हो जाएगा विस्तार। कौन सा अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो नवग्रह, गांठकर, आमरण, महात्मा। तो जो 16 का सही हो जाएगा वो हो जाएगा आमरण। चलिए 17 नंबर में देखेंगे कि अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपर्युक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, ना जाने भाग्य में क्या है, ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। तो 17 का हो जाएगा अनिश्चय का कि ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। 18 में लिखा है कि काकू शब्द का सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ कौन सा है? तो 18 में है कौवा, कटु, चाचा, वाग्डम। तो ये हो जाएगा वैडज्ञ में। इसका तो इतना उच्चारण ही कठिन है। चलिए 19 में देखेंगे कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है। तो 19 में है अंधे को न्योता दो जने आए, कुत्ते की खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य में, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जो 19 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। चलिए यहाँ देखेंगे कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुधन अन्वेषण। निर्वात का समानार्थी शब्द है। तो 21 में देखेंगे बिना हवा वाला यानी वैक्यूम। सी, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धृत, अतिन, दुग्ध, आंसू। तो जो 22 नंबर है उसका सही आंसर हो जाएगा आंसू।
तो इसमें है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पना। तो जो सकर्मक है वो है आपका बी, छूटना। बड़ों के लिए उपर्युक्त अभिवादन का चयन कीजिए। सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, स्नेह चिरंजीवन। तो जो 24 नंबर है उसका हो जाएगा सादर प्रणाम, मतलब सा आदर, आदर के साथ प्रणाम। 25 में देखें, मानव शब्द के लिए उपर्युक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा होगी यहाँ पे, ऑप्शन है मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमियत। तो 25 का हो जाएगा मानवता में भाव है। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। 27 का देखेंगे कि नीचे लिखे वाक्य में से कौन सी वाक्य सही है। तो यहाँ पर सही जो है हम उसी को पढ़ लेंगे 27 में। तो ये है बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 28 में लिखा है कि कौन सा जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है तो वो है कांता। बाकी अटवी, कांतार, कानन ये सारे जंगल हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप है 29 का प्रज्वलित। ए। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो वह है स्वर। तो मित्रों ये थे 30 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, और पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।